जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। 13 अगस्त को दो बड़ी बड़ी घटनाएं घटी और सोशल मीडिया पे इस पे प्रतिक्रियाएं बहुत ज्यादा आ रही हैं, बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है। तो मैंने सोचा दोनों पे मैं अपनी राय व्यक्त करूं और अपनी प्रतिक्रिया दूं। देखिए, एक घटना तो घटी है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के साथ। वो उत्तराखंड गए थे, वहां पे इन्होंने एक संबोधन किया था और उनके जाने के बाद वहां पे भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे उन्होंने कार्यक्रम स्थल पे हवन कराया। और दूसरा घटना घटी जबकि कांग्रेस भवन में, इंदिरा भवन में, संदीप दीक्षित ने एक कार्यक्रम आयोजित कराया रचनात्मक कांग्रेस का, दो दिवसीय, और जिसके अंदर राहुल गांधी दूसरे दिन आए, उन्होंने संबोधन किया और उसके बाद एक घटना घटी। दोनों पे मैं अपनी प्रतिक्रिया देता हूं, बिल्कुल निष्पक्ष। पहली जो घटना घटी, ये लगता है जो खड़गे साहब के साथ घटी, और बड़ा तीव्र प्रतिक्रिया खड़गे साहब ने उसकी की। ये दिखाता है कि हमारा समाज, भारतीय समाज, जिसपे हमें गर्व था, आज के तारीख में कितना ज्यादा विकृत हो गया है और एक दलित व्यक्ति के प्रति उसकी भावना क्या है। भाई ठीक है, आपका अगर मत खड़गे साहब से नहीं मिलता, इंडियन नेशनल कांग्रेस से नहीं मिलता, लेकिन वहां पे हवन करा के उसकी शुद्धिकरण कराना, इसका मतलब यह है कि वही मानसिकता है आपकी कि केवल मेरी विचारधारा चलेगी, मेरा पक्ष चलेगा, और जो भी मेरा विरोधी प्रतिक्रिया वाला व्यक्ति होगा मैं उसका इसी प्रकार से अपमान करूंगा और हवन करा के उस स्थल का शुद्धिकरण कराऊंगा। आपको याद है जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और चुनाव हारे थे और मुख्यमंत्री पद से उन्होंने मुख्यमंत्री आवास को खाली किया था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के पहले उसे गंगा जल से धुलवाया था और साफ कराया था। मतलब यह दिखाई पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की और नेताओं की मानसिकता क्या है। अगर एक ओबीसी का मुख्यमंत्री जाता है तो उसको समझते हैं कि स्थल जो है अशुद्ध हो गया है और उसके शुद्धिकरण से, उसका गंगा जल से और गौमूत्र से उसका शुद्धिकरण होना चाहिए। और अगर कोई दलित समाज का व्यक्ति जो ऊंचे पद पे पहुंच गया हो अपनी मेहनत से, अगर वो कोई मीटिंग करता है तो उसके बाद मीटिंग स्थल का शुद्धिकरण हवन के माध्यम से होना चाहिए। आपको पता है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का जीवन, कर्नाटका के रहने वाले, एक मजदूर के पुत्र, और जब रजाकारों का जमाना था, निजाम के रजाकारों का जमाना था, उस समय उनकी फैक्ट्री के ऊपर रजाकारों ने आक्रमण किया था और खड़गे साहब की माताजी और बहन जी की वहां पे हत्या कर दी गई थी और उनके पिताजी उन्हें लेके दूसरे स्थान पे चले गए थे और वहां श्रमिक बन के उन्होंने एक फैक्ट्री में काम किया था। माने वो व्यक्ति जिसका इतना त्यागपूर्ण जीवन रहा हो, लेकिन वो कहते नहीं, वो बताते नहीं। जैसे बहुत सारे लोगों को आदत होती है अपने कष्टों को बताने की, अपने बचपन के कष्टों को बताने की, वैसा था वैसा था, लेकिन खड़गे साहब से उनका कोई कंपैरिजन नहीं। एक वयोवृद्ध नेता, एक ऊंचे कद वाले नेता जिन्होंने वकालत की और राजनीति में कभी उन्होंने दल बदल नहीं किया, अपनी निष्ठा नहीं बदली। 7-8 बार वो विधायक बने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, आज राज्यसभा में नेता सदन है, विपक्षी दल के नेता। राहुल गांधी लोकसभा के अंदर हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब राज्यसभा के। मतलब ये कद का नेता जिसने हमेशा इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा को बरकरार रखा और कभी परिवर्तित नहीं किया, उस आदमी के सभा स्थल का शुद्धिकरण हवन द्वारा कराना, जितनी भी इसकी निंदा की जा सके वो निंदा होनी चाहिए। और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने भी इसका बड़ा तगड़ा विरोध किया। अच्छा, इसके बाद जो ये रचनात्मक कांग्रेस का 2 दिवसीय अधिवेशन हुआ इंदिरा भवन में, एआईसीसी भवन में, उसके अंदर दूसरे दिन राहुल गांधी आए, राहुल गांधी ने संबोधन किया। राहुल गांधी ने जिस प्रकार से अपनी बातें कहीं और इतने फोर्सफुली कहीं, उससे लगता है भारतीय जनता पार्टी बिलबिला गई, क्योंकि उन्होंने कहा
कि देखिए जो शत्रु होता है वो भी गुरु समान होता है, क्योंकि जो भी आपको शिक्षा दे, जो भी आपको लेसन्स दे, वो आपका गुरु है। और पुरानी कहावत है, मूर्ख मित्र से बेहतर एक बुद्धिमान शत्रु है, क्योंकि बुद्धिमान शत्रु आपको दांव पेच सिखा देता है, अपने को डिफेंड करने के दांव पेच सिखा देता है, और यह भी सिखा देता है कि ऑफेंस कैसे किया जाता है, मुक्के कैसे मारे जाते हैं, और जब वो मुक्के मारता है तो उससे बचने के तरीके, या चोट लगने के बाद आप जब उसके तरीके ढूंढते हैं कि अगली बार जब वार करे तो मैं कैसे बचूंगा, आपको ताकतवर बनाता है, आपको शक्ति देता है। तो जो भी आपको ज्ञान दे और शिक्षा दे वो आपका गुरु है। इसलिए राहुल गांधी ने कहा जो विरोधी है वो भी आपका गुरु है। ये हमारी संस्कृति है। इसलिए शास्त्रार्थ का काल होता था, जब दो प्रखंड लोग बैठ जाते थे, पूरा गांव वाला सुनता था, शास्त्रार्थ होता था, अलग अलग विषयों पे बात होती थी, और उसके बाद जो जीतता था वो जीतता था। इससे सिद्ध हो जाता था कि इस आदमी को ज्यादा ज्ञान है। फिर राहुल गांधी ने कहा कि जिस प्रकार से हम लोगों ने व्यू रचना की है, मतलब कांग्रेस ने व्यू रचना की है, और जिस प्रकार से राम जन्मभूमि मंदिर के अंदर चोरी हुई है, और यह भी पता चला है कि जो चोरी हुई है उसमें बड़े लोगों को बचाया गया है, छोटे लोगों को बचाया गया है। शायद उनको यह आश्वासन दे दिया गया है कि 2-4 साल जेल में रह लो, हम तुम्हारे बच्चों का भी ध्यान रखेंगे, तुम्हारे परिवार का ध्यान रखेंगे, और लाखों करोड़ों तुमको मिल जाएंगे, लेकिन बड़े लोगों का नाम मत लेना। जबकि वास्तविकता यह है, उस ट्रस्ट के अंदर जितने भी लोग हैं ट्रस्टी बने हुए, वो सारे पीएमओ ऑफिस द्वारा निर्धारित हैं, और बीएसपी और आरएसएस के लोग हैं। महिपाल सिंह जो वहां इंजीनियर थे, जो उसी ट्रस्ट में काम करते थे, उन्होंने कई बार चंपत राय बंसल से बताया कि यहाँ पे घूसखोरी हो रही है, कमीशन खोरी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद चंपत राय ने महिपाल सिंह तो हटा दिया, उन लोगों पे एक्शन नहीं लिया जो कमीशनबाजी कर रहे थे। माने मामला बिल्कुल साफ था कि हमारे आस्था के केंद्र राम जन्मभूमि के अंदर, रामलला के मंदिर के अंदर चोरी हुई, जमीन खरीद फरोख्त में भी चोरी हुई, हमारे पैसे का गबन हुआ, और मंदिर के अंदर चढ़ावे की भी चोरी हुई, और जिसका आज ये प्रतिफल है कि लोगों का मंदिर के अंदर जाना और उनकी आस्था कम हो गई है, जो सनातन धर्म के लिए खतरनाक संकेत है। और उसका दोषी अगर कोई है तो वो लोग हैं जो वहां ट्रस्टी बने बैठे थे, और जिन्होंने आज भी दोषियों को दंड दिलाने के बजाय उनको बचाने का प्रयास किया है। तो राम जन्मभूमि का मसला एक फिर जो जंतर मंतर के अंदर हुआ, जंतर मंतर के अंदर जैसे 20 तारीख को बहुत ज्यादा क्रूरता हुई, और ऐसी चीजें हुई जो वीडियो में रिकॉर्ड हैं, फोटोग्राफ में रिकॉर्ड हैं, कि कौन ढेले चला रहा है, कौन कील लगी हुई लाठियों से पीट रहा है, कौन लड़कियों के साथ अभद्र व्यवहार कर रहा है, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह है कि प्रायोजित किधर से है वो। और बच्चे जो अपने अधिकार को मांग रहे थे, जो पेपर लीक रोकने की बात कर रहे थे, शिक्षा प्रणाली में सुधार करने की बात कर रहे थे, जो पार्लियामेंट के अंदर बिल पास किया गया, उसके अंदर यह प्रावधान किया गया कि अगर पेपर लीक हो जाएगा तो उसके दंड का काल बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन पेपर लीक ना हो इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं। इसके बाद यह आंदोलन जब देखा, पूरे हिंदुस्तान ने देखा, हमारे हिंदुस्तान के जन जन ने देखा, वो आंदोलन फैल गया अब जन अल्फा के पास, जो छोटे बच्चे हैं, 17-18 साल से छोटे बच्चे हैं, जो 2029 के इलेक्शन में वोट नहीं देंगे, लेकिन उसके अगले बाद के इलेक्शन में वोट देंगे, उनको भी ताकत मिली। और आपने देखा किस प्रकार से फतेहपुर के अंदर, किस प्रकार से हमीरपुर के अंदर, किस प्रकार से खटीमा के अंदर, किस प्रकार से विदिशा के अंदर, और रोज खबरें मिल रही हैं शहर शहर से, जिन स्कूल के अंदर, सरकारी स्कूल के अंदर सरकारी फंड मिलता है, उसका दुरुपयोग करते हुए, उसका गबन करते हुए अधिकारी गण कैसे बच्चों को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया करते थे, अब वो बच्चे डिमांड कर रहे हैं और अपनी डिमांड को पा भी रहे हैं। डीएम साहब के यहां तक पहुंच गए, 250-300 बच्चे की सड़क टूटी हुई है कोई से, और उसी दिन वो सड़क बन गई। टीचर का ट्रांसफर कर दिया, जो टीचर बच्चों को बहुत ज्यादा प्रिय था, फिर टीचर को भी रेइंस्टेट कर दिया गया। खाने का क्वालिटी के मामले में मतलब ये है, जागृति जो जागृत हुई जंतर मंतर से, वो अब छोटे बच्चों में भी पहुंच गई। और ये एक अच्छा शुभ संकेत है कि लोग अपने अधिकार को लोकतंत्र के अंदर ही समझने लगे, और ये भी समझने लगे जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो राजा नहीं है, वो महाराजा नहीं है, वो हमारे ही टैक्स से
पलने वाले और हमसे तनख्वाह लेने वाले और हमारी सुख सुविधाओं का उपयोग करने वाले हमारे ही टैक्स से हैं, इसलिए हमारा कर्तव्य है और हमारा अधिकार है हम उनसे प्रश्न पूछें और उनका कर्तव्य है कि हमारी बात का जवाब दें। अब असली मुद्दा जो आया वहां पे, राहुल गांधी एक्सप्लेन कर रहे थे कि फॉरेन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए और कैसी हो रही है पिछले 12 साल से, जब से माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं। और यही एक कंट्रोवर्सी पैदा हो गई। राहुल गांधी दिखाना चाह रहे थे कि माननीय मोदी जी को लगता है कि विदेश नीति का मतलब होता है विदेशी नेताओं को झप्पी लगना। और आपने देखा, सब लोगों ने इसमें टिप्पणी भी की, जहां भी मोदी जी जाते हैं सबसे पहले वहां का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है उसे झप्पी लगते हैं, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो। लेकिन इसमें पुरुष स्त्री का कोई इशू नहीं है कि जो राष्ट्राध्यक्ष है वो राष्ट्राध्यक्ष है, फिर उसके जेंडर का कोई उसमें इशू नहीं आता। अब जैसे वो गए इटली, मेलोनी वहां की राष्ट्राध्यक्ष हैं और वो यहां से मेलोडी चॉकलेट ले गए, एक प्रकार से ये इंगित करने के लिए कि मेलोनी के नाम से मेल और मोदी के नाम से मोदी मेलोडी। वरना मैं तो सामान्य ज्ञान से मैं समझता हूं जब बुजुर्ग लोग आपस में मिलते हैं तो चॉकलेट और टॉफी नहीं देते, छोटे बच्चों को दी जाती है राष्ट्राध्यक्षों के बीच में। जब और जिस प्रकार की गिगलिंग हुई उसके बाद और जिस प्रकार का कमेंट किया गया, वी आर ए क्यूट कपल, वो थोड़ा सा निंदनीय था। लेकिन जब राहुल गांधी ने दिखाया किस तरह से झप्पी लग के, तो उन्होंने संदीप दीक्षित जो आयोजक थे उस कार्यक्रम के, उनको झप्पी लगा। और संदीप दीक्षित ने प्रतिक्रिया में एक फर्स्ट रिएक्शन में बोल दिया कि आपने ये झप्पी लगते समय ये तो नहीं सोचा कि मैं मेलोनी हूं। अब इसके ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी वाले हैं उनको मौका मिल गया, वो अपना सोशल मीडिया पे लपक पड़े। देखिए, हमारे देश के अंदर एक पुरानी कहावत है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मतलब ये, जो भी चीज आप परसेप्शन, यू परसीव व्हाट यू वांट टू परसीव, आप जो देखना चाहते हैं वही आप देखते हैं और एक ही चीज को अलग अलग तरह से लोग देखते हैं। फैक्ट्री में आप गए, आपने देखा वर्कर्स आपस में हंस रहे हैं, बड़े प्यार से बात कर रहे हैं। एक आदमी इंटरप्रेट करेगा ये खुश है, मेरा मैनेजमेंट सही है इसलिए ये हंस रहे हैं, दूसरा समझेगा ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, अगर वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त होगा। अब असली प्रश्न होता है, पहली बात तो ये, राष्ट्राध्यक्ष में कोई जेंडर नहीं होता, कोई पुरुष स्त्री नहीं होता, नंबर एक। नंबर दो, भारत की जो सभ्यता संस्कृति है उसमें पुरुष पुरुष से गले मिलता है, स्त्री स्त्री से गले मिलती है। लेकिन विदेशी संस्कृति यह है कि वहां पे ये डिफरेंशिएट नहीं करते और एक दूसरे से गले भी मिलते हैं और गाल को भी मिलाते हैं। ठीक है, अगर हमारे देश के राष्ट्राध्यक्ष उनके देश में जाते हैं तो वहां पे उनके कल्चर का ध्यान रखते हुए आप गले मिल सकते हैं और गाल से गाल मिला सकते हैं, दैट इज नो इशू। जबकि भारतीय संस्कृति में या तो पैर छुआ जाता है, हाथ जोड़ा जाता है या दूर से नमस्कार किया जाता है। लेकिन चलिए, अब इंदिरा जी भी गई थी, जैसे दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया, फिडेल कास्ट्रो से वो गले मिली थी, यासर अराफात से मिली थी। ठीक है, कोई बात नहीं, वहां के कल्चर में है। और जब बहन मानते थे, सबको पता है यासर अराफात इंदिरा जी को बहन मानते थे और फिडेल कास्ट्रो भी इंदिरा जी को बहन मानते थे, तो भाई बहन भी गले मिलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो ये संदीप दीक्षित ने टिप्पणी की और इसके बाद इतनी ज्यादा प्रतिक्रिया हुई और लोग उस पर इंटरप्रेट करने लगे, बहुत सारे यूट्यूबर्स भी उसको इंटरप्रेट करने लगे और उसकी निंदा करने लगे। भाई, क्या हम अपनी रिश्तेदारी में अपनी माँ से गले नहीं लगते, अपनी बहन से गले नहीं मिलते, अपनी बेटी से गले नहीं मिलते? भाई देखिए, इसका मतलब यह है गले मिलने में कोई पाप नहीं है, गले मिलने में कोई पाप नहीं है। आपकी भावना कैसी है इसमें, और जो टिप्पणी करने वाला है उसकी भावना कैसी है। अब जैसे माननीय मोदी जी मानते हैं कि इजराइल जो है फादरलैंड, जापान जो है सिस्टरलैंड है। भाई, अब जापान की अगर राष्ट्राध्यक्ष को वो सिस्टर मानते हैं तो उनसे अगर गले मिलते हैं, या कोई कहता है कि जब उनसे गले मिलते हैं तो क्या आपको जापान की राष्ट्राध्यक्ष का बात दिमाग में आई थी? तो बड़ी बात है, जब भाई बहन का रिश्ता है तो गले मिला जाता है। हम भी अपने बहन के गले मिलते हैं, हम भी अपनी माँ के गले मिलते हैं, हम भी अपनी बेटी के गले मिलते हैं इसमें। लेकिन भावना के ऊपर है। तो ये लोग जो टिप्पणी कर रहे हैं, इनको ये समझना चाहिए कि आप अपने जो दृष्टिकोण है उसको दर्शित कर रहे हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए संदीप दीक्षित से राहुल गांधी गले मिले और उसमें मेलोनी की बात उन्होंने कही, तो भाई ठीक है, मेलोनी से अगर ये माना जाए कि कोई ऐसे रिश्ते जिसे आप समझते हैं कि उचित नहीं है, अगर आपके दिमाग में वो है तो गलती आपके दिमाग में है,
वो उस संबंध में नहीं है जो गले में, क्योंकि मोदी जी मेलोनी अगर गले मिले या यासर अराफात निद्रा जी, तो उनके बीच में आपस में कोई ऐसी भावना नहीं थी, वो भाई बहन की भावना थी। या मोदी जी भी अगर मेलोनी से गले मिले तो हो सकता है भाई बहन की भावना रही हो, मोदी जी की उम्र बहुत ज्यादा है, मेलोनी की कम है, तो एक बाप बेटी की गले मिलने की भावना रही हो। लेकिन अगर उसी परिप्रेक्ष्य में संदीप दीक्षित टिप्पणी करते हैं, मेलोनी का नाम लेते हैं, तो उसको वो इंटरप्रिटेशन देना जो आपके दिमाग में है, तो उसमें संदीप दीक्षित का तो वह दोष नहीं बनता। तो देखिए, पहली बात तो यह है जो मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ है हुआ है, बहुत निंदनीय है, बहुत गलत है। दलित समाज के प्रति 21वीं शताब्दी में इस प्रकार की सोच बिल्कुल धिक्कारणीय है। और जो संदीप दीक्षित ने कहा है उसके बारे में टिप्पणी करने वाले लोगों को सोचना चाहिए कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी, ये केवल संदीप दीक्षित बता सकते हैं कि जब उन्होंने ये टिप्पणी की थी तो उनके दिमाग में वो भावना थी जो कि टिप्पणी करने वालों के दिमाग में है, या वो भावना थी जो मैं समझता हूं कि जब गले आप किसी पुरुष किसी स्त्री से मिलता है तो उसके अंदर केवल वल्गैरिटी नहीं होती है, उसके बीच में सद्भाव, वात्सल्य और प्रेम भी होता है। जैसे बाप बेटी से गले मिलता है और बहन भाई से गले मिलती है और माँ बेटे से गले मिलती है। तो इसमें बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से तूल देने की आवश्यकता नहीं है। तूल देने की आवश्यकता इस बात की है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है, और ये संदीप दीक्षित ने ऐसा कोई दोष नहीं किया है जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी, जैसे होता है ना तिनका मिल गया डूबते को तिनके का सहारा, वो करने की आवश्यकता नहीं। इससे आप अपनी मानसिकता को दिखा रहे हैं और वही बात दिखा रहे हैं कि जाके रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखिए तिन तैसी। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।